जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में। जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वो बेसिकली पहला भाग था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने इसका ये दूसरा पार्ट बनाया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने देखा, ध्रुव के बेटे गोविंद तृतीय ने उनकी मृत्यु के बाद 793 से लेकर के 814 के बीच तक अपनी सत्ता संभाली। सबसे पहले तो गोविंद तृतीय जब सत्ता पर बैठे तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। जबकि गोविंद तृतीय को उत्तराधिकार के लिए सिर्फ इसलिए चुना गया था ताकि उसके पिता अपनी मृत्यु से पहले ही गोविंद तृतीय को शासक मान चुके थे और उन्हें बना चुके थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि उत्तराधिकार का युद्ध ना हो। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध फिर शुरू हो गया, और ये उत्तराधिकार का युद्ध बेसिकली स्तंभ, जो कि गोविंद तृतीय के बड़े भाई थे, वो समझते थे कि बड़े होने के कारण ये सत्ता के ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए था, जबकि गोविंद तृतीय ने अपनी सत्ता संभाले हुए थे। बेसिकली ध्रुव के बेसिकली 4 बेटे थे। 4 बेटे में स्तंभ थे, बड़े थे, गोविंद तृतीय छोटे थे, और इससे भी एक और भाई थे इंद्र। इनके बारे में ही पता चलता है, और जो चौथे भाई थे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि स्तंभ के साथ बहुत सारे राज कर्मचारी, बहुत सारे जो सरदार होते थे, बहुत सारे महामंत्री, ये सारे उनके साथ थे। और इसके अलावा 12 राजाओं ने उनका साथ दिया था। अब इन सारी चीज़ों की वजह से स्तंभ का जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया था, और इसी तरह से ये विद्रोह, भाई भाई में विद्रोह चलता गया। ये बेसिकली राज परिवार में आपसी कलह पैदा हो गई थी। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए गोविंद तृतीय ने अपनी स्ट्रैटेजी लगाई, और उन्होंने क्या किया, 12 राजाओं से उदारता यानी प्रेम के साथ उनके साथ बातचीत करके विद्रोह को, ये जो रिवॉल्ट चल रहा था आपसी कलह वाला, वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गंगवाड़ी के ऊपर आक्रमण किया, जो कि मैसूर है। उसके ऊपर आक्रमण करने के बाद इसका जो कार्यभार था, जो सत्ता था, वो अपने बड़े भाई स्तंभ के हाथों में सौंप दी। उसके बाद उन्होंने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया, और गुजरात के आक्रमण करने के बाद ये जो सत्ता थी वो इंद्र के हाथों में सौंप दी। इस तरह से उत्तराधिकार का जो युद्ध था वो बेसिकली ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया और दंतिवर्मन को हरा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, चालुक्य वंश, जिन्हें पूर्वी चालुक्य वंश कहा जाता है, जिन्हें वेंगी शासक भी कहा जाता है, वेंगी शासक विजयादित्य द्वितीय को भी उन्होंने हराया। इन सारे विजयों के बाद उन्होंने भी यही चाहा कि उनका भी मन दक्षिण भारत के विक्ट्री से मन भर गया था, इसलिए वो चाहते थे कि अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत तक करें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उत्तर विजय की शुरुआत की। इंद्र, जिन्हें पहले ही गुजरात में तैनात कर दिया गया था, जिसकी वजह से बाकी जो पाल वंश के शासक थे और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, उन्हें इन चीज़ का फ़ायदा मिला। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर धर्मपाल, जो कि पाल वंश के शासक थे, उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश के पूरे भाग और पंजाब के कुछ भागों को जीत लिया। दूसरी तरफ प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया, मालवा, विदर्भ, कलिंग और इसके अलावा कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह से कन्नौज पर नागभट्ट का अधिकार हो गया, इसके बाद एकदम बिल्कुल पॉसिबल था जिसकी गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के बीच संघर्ष होना तय था। जब उनके बीच का युद्ध तय हो गया तो इस बीच क्या हुआ कि नागभट्ट को विजय मिली और धर्मपाल को हार का मुंह देखना पड़ा। तो धर्मपाल को जैसे ही हार मिली तो उसने अपनी सहायता के लिए राष्ट्रकूट वंश को पुकारा। तो गोविंद तृतीय ने उनकी मदद की, और इसके बाद फिर इंद्र को मालवा विजय के लिए भेज दिया गया। जब वो मालवा को अपने कब्जे में ले लिया तो इस चीज़ से डर करके नागभट्ट द्वितीय ने वहाँ से अपने साम्राज्य को छोड़ करके भाग गया। उसके बाद फिर गोविंद और उसके भाई इंद्र ने मिल करके कन्नौज के ऊपर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे गोविंद के बाद उनके बेटे अमोघवर्ष प्रथम, जो कि 814 से 878 ईस्वी के बीच राजा बने रहे। ये बेसिकली जब सत्ता पर बैठे तो ये बेसिकली बालिग नहीं हुए थे और अल्पवयस्क थे। तो इनके संरक्षण के लिए इन्होंने अपने चचेरे भाई इंद्र के बेटे कर्ण और स्वर्ण को संरक्षण के लिए रखा था, ताकि ये उनकी सुरक्षा कर सके जब तक ये बड़ा ना हो जाए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, राज परिवार में सत्ता के लिए षड्यंत्र रचने लगा, क्योंकि हर जितनी भी रानियां थी वो सब चाहती थी कि उनका बेटा सत्ता पर बैठे, गद्दी पर बैठे। और इसी चीज़ की वजह से
आपसी परिवार में कलह पैदा हो गई और इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे राजाओं ने फ़ायदा भी उठाया, जिनमें जो सबसे प्रथम था वो था चालुक्य राजा विक्रमादित्य, जिसे नागभट्ट ने क्या किया था, उसके पद से हटा दिया गया था। जिस चीज़ का वो बदला अमोघवर्ष से लेना चाहता था और उसने ये बदला लिया भी, जिसका बदला ये हुआ कि उसने अमोघवर्ष ने बेसिकली 814 से लेके 816 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद फिर उसे सत्ता से हटा दिया गया आपसी कलह की वजह से। और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ था वो बेसिकली विक्रमादित्य का था। उसके बाद किसी तरह से उसने 816 से लेकर 821 तक वो अपनी सत्ता से हट गया। उसके बाद फिर उसने ये 5 साल अपनी सत्ता को स्थापित करने में लगाया ताकि वो किस तरह से अपनी सत्ता को पा सके। और इसमें जो उसने सबसे बड़ी जो जो जिसने सहयोग किया वो बेसिकली उसका चचेरा भाई कर्क था। उसके बाद फाइनली उसे 821 में उसकी सत्ता उसे वापस मिल गया। और इस चीज़ के लिए जब उसे सत्ता वापस मिली, जब उसने अपने सत्ता को स्टेबल कर लिया, उसके बाद उसने अपने बदला लेने की शुरुआत की। बदले में जो सबसे पहले जिसने फ़ायदा उठाया था वो था वेंगी शासक विक्रमादित्य ने। तो उसके ऊपर आक्रमण किया गया और इस प्रकार से उसे सफलता मिली। उसके बाद फिर गंगवाड़ी से युद्ध उसने किया, लेकिन इस युद्ध में उसे असफलता मिली, उसे सक्सेस नहीं मिली, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी का विवाह गंगवाड़ी के शासक से कर दिया। इस प्रकार से दोनों के बीच सहयोग की भावना बनी रही और दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई। उसके बाद उन्होंने अमोघ की कमजोरी का फायदा उठा करके मालवा और काठियावाड़ जीत लिया प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज जी ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे अमोघ वर्ष। इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद उनकी मृत्यु 878 ईस्वी में हो गई। उसके बाद उनकी सत्ता संभालने के लिए उनका पुत्र कृष्ण द्वितीय, जिनका शासनकाल 880 से लेकर 994 ईस्वी के बीच था, उन्होंने संभाली। अब हम उनके बारे में देखते हैं। कृष्ण द्वितीय ने उनकी सत्ता संभाली, जिनका शासनकाल 880 से लेकर के 914 ईस्वी का था। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी इंद्र तृतीय थे, जिन्होंने 914 से लेकर के 922 ईस्वी के बीच सत्ता संभाली। उसके बाद कृष्ण तृतीय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने 939 से लेकर के 968 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश की सत्ता को संभाली। और इस तरह से राष्ट्रकूट वंश की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यार प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ वो लाल वाला बटन दबा के जाना और साथ ही साथ वो घंटा होता है ना, घंटा दबा कर यार प्लीज़ मोटिवेट कर देना। ठीक है, तो और कुछ है नहीं, लॉकडाउन में बस पढ़ो लिखो, मौज करो, ऐश करो, फेसबुक चलाओ, लड़कियाँ पटाओ, और रखा क्या है ज़िंदगी में। तो कीप स्टडिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।